सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। संगीता, हाँ। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और ये जितने भी आविष्कार होते हैं ये विज्ञान की देन होते हैं। यानी विज्ञान का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। अब देखिए ना, कितने सारे जो पहले चीजें होती थी नहीं होती थी लेकिन अब है, कितनी सुविधाएं जो अब है वो पहले नहीं थी। ये सब क्या है? विज्ञान की देन है। आज हम रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं, या फिर हमारे हाथ में सेल फोन हमेशा 24 घंटे रहता है और जो भी हमें खोजना होता है तुरंत खोज लेते हैं। आज हम माइक पर बोल रहे हैं, रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, ये सब क्या है? विज्ञान की देन है। अब श्रोता ये सोच रहे होंगे कि आज हम इतनी विज्ञान की बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। तो जिन भी महिलाओं ने विज्ञान में अपना योगदान दिया है वे आज सभी जो है बधाई की पात्र हैं। जी जी। और साथ ही बात करेंगे कि भाई देखिए, रूठे हुए जो हैं उन्हें बिल्कुल मना लीजिए। हाँ, तो क्योंकि वो हमारे प्रियजन हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे घर के लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसे कई लोग होते हैं, हमारे दोस्त भी हैं। हाँ जो कभी कभी कुछ गलत फहमियां हो जाती है जिसकी वजह से वो थोड़े रूठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो रूठे हैं तो रूठे ही रहने थे, बल्कि उन्हें किसी भी तरह से मना लीजिए, क्योंकि उनका साथ भी उतना ही आवश्यक होता है। हाँ, और देखिए सर्दियां तो अब लगभग जाने की तरफ हैं। हाँ। तो जो अच्छी अच्छी सी हरी मटर वगैरह आती हैं, उनकी जो आपको पराठे बनाने हैं, पूरियां बनाने हैं, या जितने अच्छी अच्छी तरह की रोटियां बनानी है, हाँ। या जो भी बनाने हैं वो आप बिल्कुल जल्दी जल्दी करिए, क्योंकि कुछ एक ऐसी सब्जियां होती हैं, हाँ। जो इसी मौसम में आती हैं। तो व्यंजन के लिए आज बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। और सर्दी में जो है विभिन्न तरह की, जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, इस तरह के बहुत सारे अनाज होते हैं जो हम ज्यादा करके सर्दियों में खाते हैं। तो हाँ। उनसे बनाई जाने वाली कितनी तरह की रोटियां या फिर पराठे या पूरी, अगर आपके इधर भी कोई ऐसा बनता हो तो आप हमें लिख करके भेज सकते हैं जल्दी से, और हम आपको बताएंगे उन सब अलग अलग तरह की वैरायटी की जो रोटियां हैं उनके बारे में, और पुए भी। हाँ बिल्कुल। और इसी के साथ आज सखी विशेष के अंतर्गत हम बात करेंगे वीणा सहस्त्रबुद्धे की, जो कि शास्त्रीय गायिका है और उनकी आवाज आज भी हमारे कानों में गूंजती है और हमारे बीच मौजूद है ना। तो वीणा सहस्त्रबुद्धे के नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। प्रमुख शास्त्रीय गायिकाओं में उन्हें गिना जाता है। शुरुआत में उन्होंने ग्वालियर घराने के गुर सीखे, बाद में उन्होंने जयपुर व किराना घराने की शैली को आत्मसात किया। ख्याल और भजन गायकी पर जैसे उनकी हुकूमत थी। हाँ, तो देखिए कि कितना कुछ उन्होंने किया, और साथ ही साथ वरिष्ठ गायक कुमार गंधर्व की गायकी का उन पर बहुत ही प्रभाव रहा। वो खुद तो गाती ही थी, लेकिन गायन सिखाने में भी वो माहिर थी। संगीत के क्षेत्र में उनका कार्य सराहनीय रहा। ख्याल और भजनों के लिए प्रसिद्ध वीणा जी ने गायन और संस्कृत दोनों में स्नातक और परास्नातक किया, यानी पढ़ाई लिखाई में भी उतनी ही। बिल्कुल। और संगीत विभाग के प्रमुख के रूप में भी उन्होंने कार्य किया, और उनकी आवाज में एक गूंज व कशिश थी जो सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती थी। संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाँ, और वीणा जी का जन्म 14 सितंबर 1948 को कानपुर में हुआ था। उनके परिवार का माहौल पूर्णतः संगीतमय था। अब आप सोचिए मंजू जी कि कितना सुंदर माहौल होगा। हाँ। क्योंकि सुबह सुबह बिल्कुल रियाज शुरू हो जाता है, तो बड़ा ही संगीतमय माहौल था। इसलिए उनकी संगीत की शिक्षा भी घर से ही प्रारंभ हुई। शुरुआत में उन्होंने कथक नृत्य भी सीखा। देखिए, बिल्कुल। उनके पिता शंकर श्रीपाद बोदस विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य थे, और माँ शांता भी संगीत की ज्ञाता थी, और स्कूलों में वो संगीत की शिक्षा दिया करती थी। वीणा जी इसी संगीतमय माहौल में पली बढ़ी, और अपने पिता से प्रशिक्षण के अलावा उन्होंने अपने भाई काशीनाथ से भी शिक्षा पाई। यानी कि चारों तरफ यही माहौल था, माँ, पिताजी, भाई सभी संगीत में रमे हुए थे, और यही शिक्षा उन्हें भी मिली। और साथ ही साथ चूंकि उनकी माताजी जो है वो शिक्षिका थी, इसके लिए
एक शिक्षक या शिक्षिका में जो गुण होने चाहिए वो भी उनके अंदर आ गए, वो खुद भी जो है संगीत सिखाती रही जी। और उसके बाद उनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा, बहुत सारे उन्हें पुरस्कार भी मिले। 1972 में ऑल इंडिया रेडियो द्वारा आयोजित 25 वर्ष से कम आयु के कलाकारों के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शास्त्रीय श्रेणी में पुरस्कार उन्हें दिया गया। और 1993 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2013 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2019 में अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल द्वारा मरणोपरांत मानद उपाधि यानी संगीत महामहोपाध्याय से अलंकृत किया गया जी उन्हें। और वीणा जी ने 2 दिसंबर 2012 को अपना अंतिम संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। उसके बाद उन्हें एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो गई थी जिससे वो ग्रस्त हो गई और उसके बाद वो संगीत के कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं कर पाई और 29 जून 2016 को उन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन संगीता, उनकी जो आवाज है ना, उनकी जो गायकी है वो हमारे बीच मौजूद है और हम अब भी उन्हें उनकी गायकी के द्वारा याद करते हैं। तो हमारे पास में भी कुछ उनकी रिकॉर्डिंग है, तो चलिए उन्हीं की आवाज में एक भजन का छोटा सा अंश हम सुन लेते हैं।
संगीता, जैसा कि हमने कहा कि ख्याल और भजन गायकी में वीणा जी सिद्धहस्त थी, तो उन्हीं का गाया हुआ ये भजन हमने सुना और वाकई में उनकी आवाज में कितनी कशिश है कि जब हम सुनते हैं तो मन कहीं खो सा जाता है। ऐसा लगता है कि बस ये आवाज कानों में पड़ती रहे, ये भजन चलता रहे, सुनते रहे, है ना। शास्त्रीय गायकी में बात ही कुछ ऐसी है। जी बिल्कुल। और जैसा कि हमने कहा था कि आज है विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, है ना। तो इस दिवस को मनाने के लिए 22 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संकल्प पारित किया गया था और 2016 से प्रतिवर्ष 11 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है। इस दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाओं और लड़कियों को याद किया जाता है। जी, और इस अभियान का उद्देश्य युवा लड़कियों को सम्मानित करना जिन्होंने गणित और विज्ञान में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, और उन युवा लड़कियों को प्रोत्साहित करना जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में उत्कृष्टता प्राप्त करने की इच्छा रखती हैं। बिल्कुल। वर्तमान में दुनिया भर में 30% से भी कम शोधकर्ता महिलाएं हैं, जो ये बात दर्शाता है कि वैज्ञानिक जगत में महिलाओं के लिए हालात में अभी असमानता कायम है। तो इस क्षेत्र में शिक्षा व रोजगार बढ़ाना भी इस दिन को मनाने का उद्देश्य है, ताकि उनकी भागीदारी बढ़े, वो ज्यादा इस क्षेत्र में आए तो अच्छा होगा। इस उद्देश्य को लेकर ये दिन मनाया जाता है। और विज्ञान और गणित विषयों में लड़के और लड़कियां एक जैसा ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं वैसे तो, लेकिन उच्चतर शिक्षा में लड़कियां बेहद कम संख्या में विज्ञान संबंधी विषयों में पढ़ाई करती हैं। तो महिला वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के करियर को आगे बढ़ाने के लिए मददगार माहौल बनाना भी इसका उद्देश्य है, क्योंकि आगे आएंगी तो फिर अच्छा है, बहुत सारी शोधकर्ता भी बन सकती हैं विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान और नवाचार से जीवन बदल कर रख देने वाले फायदे हो सकते हैं। अगर हमें 21वीं सदी की विशालकाय चुनौतियों से निपटना है तो वैज्ञानिक संसाधनों को जुटाने की जरूरत होगी। ऐसे में दुनिया की उन हजारों महिलाओं की संभावनाओं, बुद्धिमत्ता और सृजनात्मकता से वंचित ना रहा जाए, उनके भी दिमाग का उपयोग किया जाए और वो भी विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े, ताकि उनके दिमाग का उपयोग करके बहुत सारी जो नई जो चीजें आ सकती हैं वो उनका हम उपयोग कर सकते हैं। अगर उन्हें आगे आने नहीं दिया जाएगा तो मतलब उन चीजों से हम वंचित रह जाएंगे। जी, क्योंकि सकारात्मक विचार उनके दिमाग में भी बहुत आते हैं, मन में बहुत आते हैं, और इन्हीं विचारों को जो सृजनात्मकता है उससे बांधना बहुत जरूरी है। तो इनमें जो बुद्धिमत्ता है उससे उसका प्रयोग होने से टिकाऊ विकास में मजबूती मिलती है, क्योंकि वो भी आगे आ सकती हैं। और लैंगिक समानता जो है उन्हें भी देखना चाहिए कि भाई समानता का उन्हें अवसर मिले, और इस तरह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को चिन्हित किया जा सकता है। यही इस दिन को मनाने का उद्देश्य भी है। संगीता, हम इस विषय में कुछ और बात करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में अभी वक्त हो गया एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद हम हाजिर हुए हैं सखी सहेली कार्यक्रम को लेकर, और हम विज्ञान में महिला और बालिकाओं की बात कर रहे थे। तो जहां तक जैसे कि 10वीं 12वीं या स्नातक तक की पढ़ाई की बात है तो वहां तक तो लड़कियां चली जाती, लेकिन जब हायर एजुकेशन की बात आती है या किसी शोध करने की बात आती है या किसी शोध संस्थान में जाने की बात आती है, यानी हायर एजुकेशन की जब बात आती तो वहाँ लड़कियों को थोड़ा सा ऐसा घर के लोग भी बोलते अब कहाँ जाएगी लड़की, कैसे पढ़ाई करेगी, घर में ही रहो, और इस तरह से उन्हें आगे बढ़ने से रोका जाता है। और इसका परिणाम ये होता है कि उनके दिमाग की जो उपज होती है उसे प्राप्त करने से हम वंचित रह जाते हैं, है ना। तो हम ये चाहेंगे कि आपके घर में कोई लड़की जिसका विज्ञान में बहुत रुचि है या वो चाहती है कि विज्ञान
वो पढ़े और इसमें आगे बढ़े, तो उन्हें आगे आने के पूरे अवसर दिए जाए। हाँ, और देखिए कि बहुत सारी बच्चियां जो होती हैं अगर इस क्षेत्र में आना चाहती हैं आगे, तो देखिए कुछ एक बच्चियां ऐसी भी होती हैं जिनका गणित बहुत अच्छा होता है, विज्ञान बहुत अच्छा होता है, और इससे संबंधित जो कुछ भी उन्हें पढ़ाया जाता है उसमें वो शुरू से ही अव्वल नंबर लाती हैं, जिसका कि फायदा उन्हें जब साइंस में अगर वो आगे हैं, मैथ्स में वो आगे हैं, इंजीनियरिंग में अच्छा कर सकती हैं, तो उन्हें भी इस बात को समझना चाहिए कि देखिए स्ट्रीम चेंज करेंगे अगर हम, तो इसमें हमको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। कई बार क्या होता है, बच्चे क्या सुनते हैं दूसरे बच्चों से कि भाई आगे चलकर, वो पहले से सोचने लगते हैं उस बारे में, तो और भी बच्चों की बातों में आ जाते हैं कि भाई आगे चलेंगे तो साइंस में ये दिक्कत हो सकती है, इंजीनियरिंग लेंगे, अरे उसमें तो लड़कियां जाती नहीं, बड़ा कम जाती हैं, उसमें जाकर क्या करोगी। हाँ। तो ये ना देखें, बल्कि ये देखें कि आप क्या कर सकती हैं और आपकी रुचि किस में है। और एक चीज और है कि जो साइंस है वो बड़ा ही साइंस है या मैथ्स है, विज्ञान है या गणित है, ये बड़ा ही व्यवहारिक विषय होता है। हाँ। तो इसमें अगर आपकी टेक्निकल जो बुद्धि है, हाँ, वो अगर काम करती है तो बेहतर है कि आप इसी क्षेत्र में जाएं और थोड़ा मजबूती से आगे बढ़ेंगे, यानी डरेंगे नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, और तो घर के लोग भी ये ना सोचे कि भाई आगे बढ़ना या फिर इन क्षेत्रों में आगे बढ़ना ये केवल लड़कों के बस की बात है, बल्कि लड़कियां भी इसमें बहुत आगे तक जा सकती हैं, बहुत सारे शोध कार्य वो कर सकती हैं, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे आविष्कार वो कर सकती हैं, तो उन्हें भी बराबरी के अवसर दिए जाए। अभी भी देखिए कितने सारे जो मिशन होते हैं हमारे देश में, हाँ? उसमें भी बहुत सारी लड़कियां हैं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि लड़कियों का थोड़ा सा महिलाओं का एक हाँ? पूरा समूह ही है, हाँ? जो बहुत आगे हैं, तो उन्हें भी एक तरह से अपना कह सकते हैं कि रोल मॉडल समझना चाहिए और समझना चाहिए कि हम भी आगे आ सकते हैं। उन्होंने साबित किया है कि वो कुछ कर सकती हैं। बहुत सारी अड़चने आई होंगी, बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी, लेकिन उनको पार करके वो आगे बढ़ी और उन्होंने साबित किया कि नहीं, ये क्षेत्र महिलाओं के लिए भी है और उचित है। तो उन्हें उनकी तरफ देखें, सोचें और उसके बाद बच्चियों को आगे। और एक बात और भी है मंजू जी कि वैज्ञानिक जो हमारे यहाँ महिलाएं हैं, पहले तो ऐसा होता था कि बड़ी दिक्कतें आती थी पढ़ने में और इतनी ज्यादा नहीं आती थी महिलाएं शुरू में, लेकिन शुरू में भी देखिए कि बहुत सारी वैज्ञानिक महिलाएं हुई। हाँ। तो उसी हिसाब से आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, और हम भी आगे बढ़ते हैं, एक गाना सुनते हैं जी। नंदन बन छुम छनन तछुम तछुम तक सिधा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति सुमंगता खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी, मैं हारी जा जारी, मैं हारी जा जारी।
खूबसूरत गाना संगीता खूबसूरत फिल्म से था जो हमने सुना। जी। और आज हमारा एक विषय है कि रूठों को मना ले, ये विषय है। और मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे श्रोताओं को ऐसे रूठने और मनाने के संबंध में कई सारे कड़वे अनुभव हुए हैं और इसीलिए श्रोताओं ने आज बहुत सारी बातें लिखी इसी संबंध में, रूठने और मनाने के बारे में। तो कुछ कमेंट्स हम पढ़ के सुना देते हैं। एक श्रोता ये बात लिखती है कि कभी कभी तो पता ही नहीं चलता है कि आपकी गलती क्या थी, क्यों लोग आपसे रूठे हुए हैं, और जिसका कोई मतलब नहीं होता फिर भी मुंह फुला हुआ है। तो मैंने तय किया है कि अकारण कोई भी रूठे मैं किसी को नहीं मनाऊंगी, क्योंकि मनाते मनाते मैं जिंदगी के इस पड़ाव पर आ गई हूँ कि मैं खुद अब रूठ जाऊंगी और लोग मुझे मनाए। सचमुच मैं अपने दिल से कह रही हूँ, ऐसा मैं सोचती हूँ, मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे भगवान जाने। छोटे बच्चे रूठते हैं, उन्हें मनाना बड़ा अच्छा लगता है। बड़े रूठते कम है, नौटंकी ज्यादा करते हैं। और ये वादा है हमारा, ना विविध भारती हमसे रूठे, ना हम विविध भारती से रूठे। नहीं, विविध भारती तो देखिए बिल्कुल रूठने का सवाल ही नहीं होता है। और इन्होंने जो कमेंट लिखा है, तो भाई जो भी रूठे हुए हैं वो इस तरह से ना करें, क्योंकि बार बार देखिए एक ही व्यक्ति मनाएंगे तो ये भी गड़बड़ है जरा, है ना। तो फिर मतलब वो रूठने मनाने का वो बात रह ही नहीं जाएगी। वो तो जैसा कि इन्होंने लिखा है कि बहुत नौटंकी करते हैं, तो इस तरह की भावनाएं जब मन में आ जाती है तो फिर कड़वाहट और भी बढ़ती जाती। कोई अगर ऐसा कोई खास कारण हो, कोई मुद्दा हो, या कई बार कुछ गलत फहमियां भी हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी लोग रूठ जाते हैं। तो अगर ऐसी गलत फहमियां हैं तो उन्हें दूर कर लें और ये रूठने मनाने का सिलसिला आप जारी ना रखें, क्योंकि जीवन बहुत थोड़ा सा है, छोटा सा है। अगर ये रूठने मनाने में ही निकल गया तो फिर जिंदगी जीने का वक्त नहीं मिलेगा। जी, गलत फहमियों को लेकर ही हमारी एक सखी लिखती हैं कि मेरा मानना है कि हर इंसान सामने वाले व्यक्ति को अपनी नजरों से पढ़ता है और वो खुद जैसा होता है अनुमान से सामने वाले को वैसा ही समझता है, और यहीं से गलत फहमियों का और रूठने का सिलसिला शुरू होता है। अत्यधिक अपेक्षाएं रूठने की एक और वजह बन जाती हैं कि बहुत ज्यादा अगर हम सोचते हैं कि भाई ये भी हो, वो भी हो, वो भी हो, और एक ही व्यक्ति जो है वो सारा काम करता चला जाए, और तो उसमें तो फिर असमानता आ जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत फहमियों के बारे में इन्होंने जो लिखा है वो तो ठीक ही है कि भाई गलत फहमियां भी ऐसी होती हैं कि लोगों को लगता है कि भाई रूठे हुए हैं तो भाई किस कारण रूठे हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि रूठने का ज्यादातर जो ये होता है रूठना, वो जी कारण वो गलत फहमी मुझे लगता है बहुत हद तक है। गलत फहमी भी होता है और अपेक्षा भी होता है। जैसा कि इन्होंने लिखा है ना कि बहुत सारी अपेक्षाएं होती है कि ये सारे काम वो व्यक्ति करना चाहिए, मुझे इस तरह से बोलना चाहिए, सुबह सुबह मुझे इस तरह से आदर देना चाहिए, या फिर जैसे कोई शादी ब्याह या कोई समारोह हो तो अरे इसने तो मुझे साड़ी दी ही नहीं, इसने तो मेरा मान सम्मान रखा ही नहीं। इस तरह की भावनाएं यानी कि अपेक्षाएं जब बहुत ज्यादा मन में होती है और वो अगर पूरी नहीं हो पाती तो वो रूठने का भी एक मुख्य कारण बन सकता है। तो हमें सामने वाले व्यक्ति से बहुत सारी अपेक्षाएं रखने की बजाय ये सोचे कि हमने क्या किया है, क्या हमारी जो जिम्मेदारियां थी क्या हमने उसे पूरा किया, और अगर छोटों ने अगर कोई गलती की है तो बड़ों का फर्ज बनता है कि या तो उन्हें सही राह दिखाएं या उन्हें माफ कर दें। जी बिल्कुल। और इसी सिलसिले में हमारी एक और सखी लिखती हैं कि जिस तरह हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है, उसी तरह से रूठे हुए को मनाने का अंदाज भी भिन्न भिन्न होता है। 100 बार अगर तुम रूठ गए हम तुमको मना ही लेते हैं, एक बार अगर हम रूठ गए तुम हमको मनाना क्या जानो। और एक हमारी सखी ने ये बात लिखी है कि रूठे हुए विषय पर एक बात जानना चाहूंगी कि अगर पता भी न हो जो हमसे रूठा है किस कारण, लेकिन रूठा तो है तो कैसे मनाए। मेरी बहन है, उसने काफी दिन से मुझसे बात नहीं की, किस कारण रूठी है मुझे पता भी नहीं, मुझसे छोटी भी है। तो अब ये जानना चाहती हैं कि क्या करें, किस तरह से उसे मनाया जाए। तो ये जो बात है ये केवल छोटी बहन नहीं बल्कि बहुत सारे रिश्तों पर लागू होती है कि रूठे हुए को आखिर मनाया कैसे जाए। अब अगर छोटा बच्चा कोई रूठ गया है हमसे तो हम क्या करते हैं, उसकी पसंद की एक चॉकलेट ला देते हैं, कोई खिलौना ला देते हैं, या उसे कोई भोजन पसंद है तो वो बना करके एक छोटी सी लोरी सुना करके उसे मना सकते हैं। हमारा कोई प्रिय व्यक्ति है, या जैसे पति पत्नी से या पत्नी पति से रूठ जाए तो क्या एक गुलाब का फूल उसे दे सकते हैं, या फिर एक उसके पसंद का कोई फूलों का गुच्छा ला करके दे तो शायद वो मान जाए, या उनकी नाराजगी। वैसे भी
ये जो रिश्ता होता है, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, इसमें नाराजगी बहुत थोड़ी देर की नाराजगी होती है। तो इन छोटी छोटी बातों से उनकी पसंद का भोजन बना करके या उनकी पसंद के रेस्टोरेंट में ले जा करके उन्हें खाना खिला दे, तो इन छोटी छोटी बातों को करके हम उनकी नाराजगी दूर कर सकते हैं। अब जहाँ तक भाई बहन का सवाल है, तो बहुत दिनों से अगर जाहिर सी बात है कि दोनों बहनें अलग अलग स्थान पर रहती हैं, तो हो सकता है कि कोई गलत फहमी इनके बीच रही हो, तो एक बार बात करके पूछा जाए कि भाई बहुत दिन हो गए, आप बात क्यों नहीं कर रही है, या आगे रहकर हम ही भाई क्या हाल चाल है आपके, कैसे, अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार अगर उन्हें फोन करके उनसे बात करेंगे तो हो सकता है कि वो भी आगे रह के आपसे बात करने लग जाए। जी जी, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम किसी से रूठ जाते हैं या कोई हमसे रूठ जाता है तो भाई इंतजार रहता है कि पहल कौन करने वाला है। तो ये बात होती है। तो आप इस बात का इंतजार मुझे लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी को भी अगर कोई मौका मिले तो तुरंत बात करनी चाहिए और तुरंत इस बात का बिल्कुल निपटारा कर देना चाहिए कि भाई रूठना उठना तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसमें बड़ा समय खराब हो जाता है। तो रूठना तो मुझे लगता है बिल्कुल अच्छा नहीं है, रूठने से बड़ा समय खराब होता है। और एक माहौल भी होता है जो बड़ा ही खिंचाव जिस माहौल में हो जाता है, जी जी, तो वो माहौल भी अच्छा नहीं होता है। और फिर उस माहौल को ठीक करने के लिए हमें बड़ी बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो ये बिल्कुल ना ही हो तो बहुत अच्छा है। और सबकी आदतों का भी जरा सा ख्याल रख लें कि पता नहीं, ये बात भी देखना मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि कौन किस चीज से जल्दी से मान जाता है। और जो तुम माहौल की बात कर रहे हो ना, तो वो जो तनाव वाला जो माहौल होता है ना, उसे कोल्ड वार कहते हैं। हाँ, है ना, कि यानी कि हम कह तो नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक लड़ाई जैसी स्थिति पैदा हो जाती है और सब कोशिश ये करते हैं कि किस तरह से सामने वाले को नीचा दिखाया जाए। और ये जब बात आ जाती है घर या परिवार में, तो बहुत सारे रिश्ते जो है वो टूट जाते हैं या टूटने की कगार पर आ जाते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों की गलतफहमियां मन में ना रखें। और हम इस विषय पर और बातें करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में इस वक्त हो गया है एक अंतराल का समय। अंतराल का समय पूरा हो चुका है संगीता, और हम फिर हाजिर हैं सखी सहेली कार्यक्रम के साथ। और एक श्रोता की ये बात है कि टूटे सूजन मनाइए जो रूठे सो बार, यहाँ मुझे लगता है ये सजन लिखा होगा, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। यानी कि ये बात सही है कि जरा जरा सी बात पर लोग रूठते रहें और हम मनाते रहें, ऐसे तो जीवन बोझिल हो जाएगा। परंतु कुछ रिश्ते और बंधन ऐसे हैं जिनको मना लेना बेहद आवश्यक हो जाता है। और आजकल ये रूठना जो है ये ऑनलाइन भी हो गया है, और किस तरह से हो गया है कि हम फ्रेंड को अनफ्रेंड कर देते हैं और इस तरह से हम अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। हाँ जी जी, है ना। तो हाँ, एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि कोई हालत नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता, ये अपनी अपनी समझ की बात है जनाब। कोई कोरा कागज समझ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझता, रूठे को मना लें। तो देखिए, जो हमारा मन होता है वो वाकई एक पूरी किताब ही है, तो उसे पढ़ना बिल्कुल आना चाहिए। और अगर कोई रूठ गया है तो बिल्कुल मना लीजिए, और ये तो आपके हाथ में है कि आप किसी को कितनी जल्दी मना सकते हैं। और ये आपकी भी होती है ये। हाँ जी, और ये भी है कि भाई आप रूठ भी जाते हैं बात बात में, ये भी एक कला होती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा रूठते हैं। हाँ, लेकिन ये हम जो भी, जिनको भी आदत है बहुत ज्यादा रूठ जाने की आदत है, उनसे हम ये कहेंगे कि भाई इतना मत रूठिए कि सामने वाला बनाते बनाते आपको थक जाए। और वो कहते हैं ना कि वीणा के तारों को इतना भी नहीं खींचना चाहिए कि वो टूट जाए, और इतना भी ढीला नहीं छोड़ना चाहिए कि सुर जो है वो बेसुर हो जाए, है ना। तो इसके लिए
हर चीज की एक मर्यादा होती है। हाँ। मर्यादा में रहकर ही वो काम किया जाए तो अच्छा होता है। तो रूठने के साथ में भी मर्यादा लागू होती है कि अगर आपकी आदत है तो उसे थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर रूठ जाने से समय की केवल बर्बादी होती है। और बड़ा प्रेम में एक जो वातावरण है या हम बनाए रख सकते हैं ऐसे वातावरण को, उसमें बहुत खलल पैदा होता है रूठने मनाने की इस प्रक्रिया में। तो इस जीवन का, अपने साथियों का, अपने घर परिवार का, अपने रिश्तेदारों के साथ रहने का आनंद लीजिए, ना कि रूठने में इस जीवन को व्यर्थ करें। जी। शाम
राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म का ये गाना हमने सुना लता जी की सुमधुर आवाज में। और हम आज व्यंजन के बारे में बताने वाले हैं, तो हम अपनी तरफ से तो कुछ व्यंजन बताएंगे ही कि सर्दियों में विशेष तरह की खास रोटियां कौन कौन सी बनती है, पराठे बनते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन एक श्रोता ने एक रेसिपी लिख करके भेजी, तो सबसे पहले वो हम बता देते हैं कि हमारे यहाँ एक व्यंजन बनता है जिसे हम कढ़ी कहते हैं, और इस कढ़ी में उन सब्जियों का उपयोग किया जाता है जो कि एक सप्ताह में उपयोग की गई सब्जियों में से कुछ थोड़ी थोड़ी सब्जी, जैसे कि हम आधा किलो कोई सब्जी लाए थे, लेकिन हमें लग रहा है कि 400 ग्राम सब्जी में ही काम हो जाएगा, लेकिन उस 100 ग्राम बच जाती है। जैसे बैंगन की सब्जी हम लाए हैं तो 4-5 बैंगन है, लेकिन हमें लग रहा है कि 4 बैंगन में ही काम हो जाएगा, तो एक वो बैंगन बच जाता है। तो इस तरह से जो थोड़ी थोड़ी उन सब्जियों में से सब्जियां बच जाती है, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि बच जाती इन बची हुई सब्जियों का उपयोग भी हो जाता है, जैसे कि भिंडी, कचालू, आलू, ग्वारफली, बरबट्टी, मुनगा, कमल डंडी, हरी मिर्ची। इसके अलावा आप अन्य सब्जियां भी खरीद कर इस कढ़ी में डाल सकते हैं, बना सकते हैं। इन सबको बेसन के घोल के साथ बनाया जाता है और इसमें खट्टी इमली भी मिलाई जाती है। कच्चे आम की केरी को भी की भी खटाई इसके अंदर मिलाई जा सकती है। आवश्यकता अनुसार इसमें मसाले डालकर इस कढ़ी को बनाया जाता है। और इस कढ़ी की खास बात यह है कि इसमें सब्जियों को काटा नहीं जाता, पूरी की पूरी सब्जियां इसके अंदर मिलाई जाती है। इस कढ़ी को सिर्फ चावल के साथ खाया जाता है और वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। पर मुझे लगता है संगीता कि जैसे एक बैंगन है तो उसको पूरे बैंगन को हम डालेंगे तो उसकी बजाय काट कर डालना थोड़ा बेहतर होगा। अब पता नहीं शायद इनके यहाँ किस तरह से कोई अलग तरीके से शायद बनाई जाती होगी, तो उसमें पूरी चीजों का इस्तेमाल किया जाता होगा। खैर, लेकिन ये जो इन्होंने रेसिपी बताई है तो उस हिसाब से हम भी अगर सब्जियां थोड़ी थोड़ी बच जाती हैं तो उनसे कढ़ी बना सकते हैं। हाँ, दोनों तरह से देख सकते हैं बनाकर। अगर सब्जियों को थोड़ा सा काट कर भी डाल कर देखा जा सकता है कि उसका स्वाद कैसा रहता है, और वैसे भी जैसा इन्होंने बताया है वैसे भी देखा जा सकता है कि स्वाद कैसा रहता है। तो अब हम बताते हैं कुछ खास रोटियों के बारे में। तो तुम बताओ सबसे पहले कौन सी कोई रोटी बनाना तुम बता रही हो? देखिए, रोटी तो बहुत सारी रोटी, पराठे और पुए या कचौड़ी तो आजकल बहुत बन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मटर और आलू की रोटी या पराठा, हाँ, तो सिर्फ मटर का भी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा आलू मिला देंगे तो वैसे भी बनाया जा सकता है। क्योंकि अभी इस सीजन में मटर बहुतायत में मिल रहे हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं। तो इसलिए हम बना सकते हैं उसे, चाहे आप पूड़ी बनाए, पराठा बनाए या फिर रोटी बनाए, जो आपकी मर्जी हो बनाए। लेकिन उसकी जो रेसिपी है वो हम आपको बता देते हैं। 1 कप हरी मटर उबली हुई और 2-3 आलू उबले हुए, 2 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, आधा टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, स्वाद अनुसार आप नमक ले लें थोड़ा सा, आधा कप मैदा और घी होना चाहिए, यानी कि ये पराठे बनेंगे। और थोड़ा सा घी तो रखना पड़ता है क्योंकि वो आटे में अगर मिलाएंगे तो अच्छा है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हरी मटर को पीस लें, यानी कि उबली हुई है आपके पास तो उसे पीस लें, और आलू को भी छील कर अच्छी तरह से मैश कर लें, और पिसे हुए मटर में जो ये आपने आलू मैश किए हैं उनको डाल दें। फिर नमक और थोड़ा सा जो हरी धनिया कटी हुई है उसे, हरी मिर्च आप बीज निकाल कर उसको पतली पतली सी काटें तो बहुत अच्छा होता है। नहीं तो पीस भी सकते हैं अगर चाहे तो। पीस भी सकते हैं, और इस तरह से इसे मिलाकर और मैदा मिलाकर आटे की तरह गूंद लें, यानी कि ये सारी चीजों को आपको मैदे में गूंथ लेना है। अगर आप मैदा नहीं खाते हैं तो आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं आप मल्टीग्रेन आटा भी ले सकते हैं कि गेहूं के आटे में थोड़ा थोड़ा आप जैसे ज्वार, बाजरे, मक्के का आटा डाल दें, तो चूंकि इस सीजन में वो भी बहुत खाना अच्छा होता है, तो वो मिला करके भी आप बना सकते हैं। और फिर उसके बाद इन आटे की जो रोटी है उसकी लोई बना करके पतली पतली बना लें, और आप चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा घी वगैरह लगाकर पराठे की तरह भी अच्छे से सेक सकते हैं, और अचार हो या रायता हो तो उसके साथ फिर खा सकते हैं। तो दोनों तरह से बना सकते हैं। अगर रोटी बनाई है आपने तो फिर उसको तो हम आंच पे सीधे नहीं सेक सकते हैं, उसे कपड़े से थोड़ा थोड़ा प्रेस करके सेकना
पड़ेगा। हाँ, वो सेकना पड़ेगा। फिर उसके ऊपर आप मक्खन लगा दीजिए या फिर घी लगा दीजिए, फिर खा सकते हैं। और सर्दी के दिनों में संगीता, ज्वार की रोटी खाओ, चाहे मक्के की रोटी खाओ, चाहे बाजरे की या रागी की रोटी खाओ, ये सब रोटियां खाने में बड़ा आनंद आता है। और मुझे तो याद है कि जब बचपन में माँ जब मकई की रोटी बनाती थी तो वो काफी मोटी होती थी, क्योंकि वो हाथ से बनाती थी, लेकिन उसकी सिकाई इतनी अच्छी होती थी कि उसके बाद में बीच बीच में उंगली से उसके अंदर छेद कर देते थे हम, और बहुत सारा घी और गुड़ डाल देते थे। अच्छा। और उसे मसल करके खा लेते थे। उसमें भी इतना स्वाद था और इतना आनंद था कि बस पूछिए मत। बहुत तेज सर्दी में भी शरीर में गर्मी आ जाती थी। मीठा पराठा और मीठी रोटियां बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। तो बाजरे की मीठी रोटी के बारे में अब हम बताते हैं अपने श्रोताओं को। 1 कप बाजरे का आटा लें, 1/4 कप उसमें गेहूं का आटा डालें, चुटकी भर उसमें नमक, आधा कप गुड़, पाव टीस्पून उसमें पिसी हुई इलायची, गुनगुना पानी, आपको आवश्यकता अनुसार घी चाहिए। ये सारी सामग्री चाहिए। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले गुड़ को थोड़े गुनगुने पानी में गला ले, और अब बाजरे का आटा, गेहूं का आटा, नमक मिला करके छान ले। इसमें पीसी हुई इलायची मिलाए और गुड़ वाले पानी की मदद से ये आटा गूंथ ले, और गूंथे आटे की लोइयां बनाकर रोटी बेले, और फिर उसके बाद उसको गर्म तवे पर दोनों तरफ से सुनहरी भूरी होने तक सेक लें। तो स्वादिष्ट जो मीठी रोटी तैयार हो जाएगी। और जब ये बन जाए तो इसके अंदर थोड़ा सा अच्छी तरह से थोड़ा सा घी डालिए, और घी डाल करके खा लीजिए तो बाजरे की मीठी रोटी तैयार है। जैसा कि मैंने कहा कि हम ऊपर से डालते थे, तो इस तरह से बनाएंगे तो गुड़ उसके अंदर ही रहेगा और ये रोटी अपने आप में ही मीठी रोटी बन जाएगी। है ना? और ठंड का मौसम भी है तो थोड़ा घी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीठा से गाना भी सुन ले। हाँ।
मिसाल फिल्म का ये गाना हमने सुना और हम कुछ व्यंजन बता रहे थे और कुछ खास तरह की रोटी, पराठा या पूरी। तो संगीता, तुम क्या बताने वाली हो? हाँ, मैं थेपला बता रही थी। अच्छा, हाँ, बताओ। गुजरात का। तो गेहूं का आटा 1 कप लेना है आपको, बेसन 1/4 कप, दही 1/4 कप, तेल 1/4 कप, मेथी के पत्ते आपको लेने हैं, यानी कि उसकी डंडी निकाल देनी है 1/4 कप, और उसे बारीक काट लीजिए धोने के बाद अच्छे से। धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, हल्दी 1/4 छोटी चम्मच, अजवाइन 1/4 चम्मच और नमक। तो इस हिसाब से सामान ले लेना है। और उसके बाद रेसिपी तो इसकी इस तरह से है कि एक बर्तन में आप गेहूं का आटा लेंगे, उसमें बेसन मिलाएंगे और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जो भी आपने ये सामग्री सारी ली हुई है उसमें मिला देंगे आटे में। सभी तरह के मसाले, हाँ, सब मिला देंगे। और मसाले तो हम अपने हिसाब से थोड़े कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसा हम खाते हैं। जैसे मिर्च है या नमक है तो जितना खाते हैं उस हिसाब से। और 2 छोटे चम्मच तेल ले लें, यानी कि ऑयल आप जो खाते हैं, अगर देशी घी उसमें डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। 2 छोटे चम्मच तेल ले लें और अच्छी तरह से उसे मिला लें। और उसके बाद आटे को पानी से बहुत अच्छी तरह से गूंथ लें। लेकिन जब आटा गूंथेंगे तो फिर ये देखें कि वो बहुत ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और बहुत ढीला भी नहीं होना चाहिए, यानी ठीक ठीक रहना चाहिए। और उसके बाद उसको 20 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए, यानी उसमें मेथी भी डालनी है, सारी चीजें डालनी है। और उसके बाद गूंथने के बाद 20 मिनट छोड़ दीजिए और 20 मिनट के बाद आप उसमें थोड़ा सा अपने हाथ में तेल लीजिए और उससे छोटी छोटी लोइयां निकाल लीजिए और फिर हल्के हाथ से उनको बेल लीजिए। लेकिन जब आप तवा चढ़ाते हैं तो थोड़ा सा गर्म होने के बाद ऊपर से उसको ग्रीस कर लीजिए, थोड़े से तेल से या घी से, जिससे भी चाहें ग्रीस कर लीजिए और ये थोड़ा सा पतला बनाइए। 20 मिनट आटे को रखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उसमें मेथी की पत्ती होती है और मसाले होते हैं, तो वो फूल जाएंगे, मतलब अच्छे हो जाएंगे, सेट हो जाएगा आटा। और उसके बाद पतला पतला सा बेलकर अच्छे से उसमें घी लगाकर सेक सकते हैं या जो भी ऑयल आप पसंद करते हैं वो लगा के सेक सकते हैं। और उसके बाद अच्छे से चम्मच से उसे दबा दबा के या कलछी से सेक करके उसके बाद हाँ, चटनी है या दही है या अचार है, जिसके साथ भी आपका मन है खा सकते हैं। तुमने मेथी की रोटी या पराठे बनाने के बारे में बताया, इसी तरह से हम पालक से भी बना सकते हैं। और पालक से हम 2 तरह से बना सकते हैं, या तो हम कच्ची पालक को ही बारीक बारीक काट करके आटे में मिला करके भी बना सकते हैं, या फिर पालक को थोड़ा सा ब्लांच कर लें, यानी कि गर्म पानी के अंदर उसे डाल लें, उसके बाद में पानी पूरा निकाल लें और उसके बाद में उसको पीस लें और उसकी वो जो पेस्ट बनेगा उसको आप आटे के अंदर मिक्स करके बनाएंगे तो एक हरे रंग की रोटी या पराठा बनेगा, जो कि दिखने में भी अच्छा लगता है, स्वाद में भी अच्छा होता है। तो बता देते हैं अपने श्रोताओं को। सामग्री हमें चाहिए 250 ग्राम गेहूं का आटा, 1 कप पालक कटा हुआ, आधा कप हरा धनिया, 2 हरी मिर्च, 1 टीस्पून अदरक बारीक कटा हुआ चाहिए, 1 टीस्पून लहसुन बारीक कटा चाहिए, नमक पाव टीस्पून या फिर आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं। बनाने की विधि इस तरह से कि पालक में आटे को छोड़कर अन्य सभी सामग्री मिलाकर पेस्ट बना ले, यानी कि कच्ची पालक और उसके अंदर जो भी हमने हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और मसाले जो है वो सब डाल करके आप उसका पेस्ट बना लें। और आटे में पालक का पेस्ट और आवश्यकता अनुसार पानी मिलाकर नर्म आटा उसका गूंथ ले और इसे आधा घंटा ढक करके रख दे। फिर इसकी रोटियां बेलकर तवे पर सेक ले, या फिर पराठा चाहे तो आप पराठा सेक सकती हैं, यानी कि ऊपर सेकने के बजाय उसके ऊपर थोड़ा सा तेल या घी लगा करके तवे के ऊपर भी सेक सकते हैं इस तरह से। और इस हरी मसाला रोटी को चुपड़ करके भी आप घी लगा करके चुपड़ करके भी खा सकते हैं, अचार के साथ, टमाटर सॉस के साथ या चटनी के साथ, जिसके भी साथ आप खाना चाहे खा सकते हैं। दाल मखानी के साथ भी खा सकते हैं। बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता ने ना एक रेसिपी लिख करके भेजी है, तो जल्दी से डुबकी इन्होंने इसका नाम लिखा है। तो वो किस तरह से बनाई जाए, लिखा है कि छत्तीसगढ़ की ये डिश है। तो इसके लिए 2 कटोरी उड़द दाल चाहिए, 2-3 हरी मिर्च चाहिए, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक, जीरा, मेथी दाना, सरसों दाना और अजवाइन चाहिए, और 3 से 4 चम्मच तेल, 4 से 5 कड़ी पत्ता, 2 कटोरी दही और 2 चम्मच बेसन। ये तो हो गई हमारी सामग्री। अब बनाने की विधि इन्होंने कुछ इस तरह लिखी है कि उड़द दाल भिगा करके पीस लें गाढ़ा, मतलब एक ऐसा पेस्ट जिससे कि जैसे कि हम ये बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं या फिर कोई वड़ा बनाते हैं, उस तरह की उसकी उतनी थिकनेस उसकी होनी चाहिए। इस तरह से एक पेस्ट बना ले, हल्का सा उसमें नमक मिला दे, खट्टा दही, बेसन, हल्दी, नमक मिलाकर पानी डालकर
अब इन्होंने लिखा है आगे कि पतला पानी जैसा घोल बना ले। ये बात अब इन्होंने लिखी। अब कढ़ाई में 1 चम्मच सरसों तेल डालकर गर्म होने पर सरसों, जीरा, कड़ी पत्ता, कुछ मेथी दाने, 2 चुटकी अजवाइन का तड़का डाल करके इसको तड़के को तैयार कर ले। दही और बेसन का घोल, यानी पहले जो हमने कहा था ना कि उड़द की दाल, उसका जो पेस्ट बनाना है वो तो ऐसा बनाना है कि जिससे कि पकोड़े जैसा निकाला जा सके, और उसके बाद दही के अंदर बेसन डाल करके पतला घोल बनाना है और उसको कड़ी के जैसा बघार देना है। क्योंकि उसको अच्छी तरह से मुझे लगता है मिक्स भी करना होगा, क्योंकि उसमें गांठें रह जाती हैं फिर बेसन में। बिल्कुल। और जब उबाल आने लगे तो आंच धीमी कर दे और उड़द के दाल का जो पेस्ट हमने बनाया उसकी छोटी छोटी भजिया जैसी उसके अंदर डालते जाए, यानी उबलती हुई कड़ी में और छोटी छोटी उसकी भजिया डालते जाए और कम आंच में ही 15 से 20 मिनट तक उसे सीजने दे। आंच बंद कर दें अब और धनिया से गार्निश करें। फिर गर्मा गर्म चावल के साथ जो है इसे आप खा सकते हैं। इसे कहते हैं डुबकी। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनको। और चलिए अब एक गाना सुनते हैं। होती अगर तू ना होती, कोई फूल न खिलता, ये कली भी न होती, जिंदगी भी न होती अगर तू ना होती। न होता उजाला और ये रात भी न होती, कोई बात ही न होती अगर तू न होती, कोई फूल न खिलता। कोई जमीन न होती और आसमान न होता, कोई जमीन न होती और आसमान न होता, कोई हंसी न होता, कोई जवान न होता, ना तारे मुस्कुराते ये नजारे बिखर जाते, कोई खुशी न होती अगर तू न होती, कोई फूल न खिलता। प्यार होता ना इंतजार होता, ना कोई प्यार होता ना इंतजार होता, ना कोई दिल मचलता ना बेकरार होता, पूछे जो कोई हमसे ये सब है। अगर सर्दियों में ये स्वादिष्ट व्यंजन न होते तो क्या होता। और ऐसी ही एक बात हमारे श्रोता ने लिखी कि हम लोग इस मौसम में बथुआ की भाजी को बाजरे के आटे में मिलाकर उसे मट्ठे से मसकर रोटियां या पराठे बनाते हैं और ये भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो बस ऐसी ही स्वादिष्ट चीजें आप बनाते रहिए और खाते रहिए ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। अब इजाजत दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली।